चलिए ध्यान दीजिए। कल के क्लास में आपको हम पढ़ा रहे थे, तो कल के क्लास में आपको हम बताए थे ये बात कि राउल्ट ने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 फॉर्मूला दिए थे, नहीं, वो चारों फॉर्मूला जो हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू नहीं होते हैं। ये हम लोग को बताया गया था। साथ साथ हम लोग बताए थे कि राउल्ट के फॉर्मूला में क्या गलती हुआ था। नहीं, तो हम लोगों ने बताया था कि सॉल्यूशन के बाहर सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो संख्या थी, उसी के आधार पर राउल्ट्स अपना कैलकुलेशन करते थे। नहीं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो संख्या थी उसके आधार पर वे अपना कैलकुलेशन नहीं करते थे, इसी कारण से गलती हुआ। नहीं, अब राउल्ट के फॉर्मूला किन किन केसेस में लागू नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने बताया था इन केस ऑफ डिसोसिएशन। नहीं, तो डिसोसिएशन केस में क्या होता था, तो हम लोगों ने बताया था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाता है और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाता है, ऐसा बताया गया था। एसोसिएशन केस में क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाता है और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ये हम लोग को बताया गया था, देखे थे ना हम लोग। ठीक है, साथ साथ हम ये भी बताए थे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या कहलाते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ऐसा बोला गया था। हम ये बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, तो हम ये भी बताए थे कि वैसे सबस्टांस जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम बताए थे कि वैसे सबस्टांस जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, वैसे सबस्टांस जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम एग्जांपल दिए थे, HCl था, H2O4 था, HNO3 था, नहीं NaCl है, KCl है, ये सब बताया गया था, NaOH KOH, ये सब एग्जांपल हम दिए थे। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम एग्जांपल दिए थे कि एसिटिक एसिड जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉर्मली कहा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन दोनों केस में अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को मेजर करेंगे, नहीं, तो हम बताए थे कि इस केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा आएगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएट करते हैं तो वो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी ज्यादा होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो यही सब पॉइंट था जिसको हम बताए थे। अब उसी पे डिपेंडेंट एक टॉपिक है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नहीं, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बहुत इजी चीज है, देख लो, देखो यहाँ पर, जैसे इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग केस समझ लेते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन सोचो, देखा जाए, जैसे हम लोग यहाँ से कोई बर्तन ले लिए, ठीक है, अब इस बर्तन में तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे हम कोई सॉल्वेंट ले लिए, ठीक है, तुम यहाँ पर अपने हाथ में लिए हुए हो 1 मोल NaCl, ठीक है, क्या लिए हुए हो, 1 मोल NaCl, ठीक है, सॉल्यूशन के बाहर, ठीक है, सॉल्यूशन के बाहर हम यहां लिख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आउटसाइड द सॉल्यूशन या आउटसाइड द सॉल्वेंट। चलो, सॉल्वेंट के बाहर आप निकालना चाहते हो, नहीं, इसका वेट निकालो। तो सॉल्वेंट के बाहर अगर इसका वेट निकालोगे तो देखो, तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है कितना, 23, और इसका होता है 35.5, यही ना होता है, सोडियम का 23 और इसका 35.5।
नहीं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 58.5। यही आएगा ना? इतना में दिक्कत है? ठीक है, ध्यान से पढ़ो। वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आउटसाइड द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बाहर। नहीं, चलो अब तुम क्या किए, इस NaCl को उठा के सॉल्वेंट में तुम डाल दिए। सॉल्वेंट में जब तुम डाल दिए, मान लो कि तुम्हारा ये सॉल्वेंट है, ये वाटर है, ठीक है। यहाँ पर हम अटैच करना चाहते हैं वेट ऑफ, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं 1 सॉल्यूट पार्टिकल। एक सॉल्यूट पार्टिकल का वेट कितना हो गया? 58.5। अब ये अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद इनसाइड द सॉल्वेंट NaCl डिसोसिएट, NaCl क्या हो जाएगा? डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ये जाके टूट गया। नहीं, जब इसको सॉल्वेंट में आप डालोगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस क्या होगा? अलग हो जाएगा। अभी जब तक ये आपके हाथ में था, Na और Cl अलग अलग थे कि साथ में थे? साथ में थे। तो यहाँ पर एक सॉल्यूट पार्टिकल, हम एक सॉल्यूट पार्टिकल का वेट सॉल्वेंट के बाहर वजन वेट किए तो कितना आ गया? 58.5। नहीं, अब तुम चम्मच लिए और चम्मच से तुम क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को निकाल के देख रहे हो, तो क्या तुमको कभी भी NaCl मिलेगा? क्या नहीं, कभी तुमको Na प्लस मिलेगा और कभी तुमको Cl माइनस मिलेगा। नहीं, क्योंकि अब ये Na अलग हो चुका है, Cl अलग हो चुका है। नहीं, तो अब तुम अगर केयर करोगे, वेट ऑफ 1 सॉल्यूट पार्टिकल, वेट ऑफ 1 सॉल्यूट पार्टिकल इनसाइड द सॉल्वेंट, वेट ऑफ 1 सॉल्यूट पार्टिकल इनसाइड द सॉल्वेंट, तो वो तुमको कितना आएगा बाबू? या तो 23 आएगा या 35.5 आएगा। नहीं, जब सोडियम तुम्हारे चम्मच में आएगा तो तुम देखोगे सॉल्यूट का वेट कितना है? 23। और कभी अगर Cl माइनस आ गया चम्मच में तो क्या वेट आएगा? 35.5। नहीं, तो याद करो, हम लोग कहे थे कि जो चीज हम लोग सॉल्यूशन के अंदर पता करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। नहीं, और जो हम लोग सॉल्यूशन के बाहर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। नहीं, तो यहाँ पर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 सॉल्यूट पार्टिकल कितना आ गया? 58.5। ये है तुम्हारा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और ये जो हम लोग को आया ये होगा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 सॉल्यूट पार्टिकल, ऑफ 1 सॉल्यूट पार्टिकल। तो यहां से तुम देख सकते हो कि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास 58.5 है और एक्सपेरिमेंटल मास या तो 23 है या तो 35.5 है। नहीं, तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेटेड की एक्सपेरिमेंटल? कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है। नहीं, तो हम यहां लिख रहे हैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन आए, पीछे आ जाए। पीछे तुम आओगे तो तुमको याद होगा, अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के केस में याद करें, ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में याद करो, इन केस ऑफ डिसोसिएशन हम ऐसा लिखे थे, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। पढ़ाए हैं? तो ये चीज को और इस चीज को देखो, दोनों सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है, तो ध्यान में रखना। नहीं, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा डिसोसिएशन केस में तो हमको ध्यान रखना होगा कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा होता है किससे? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में क्वेश्चन पूछेगा तुमसे तब, ठीक है। लेकिन तुमसे पूछ दे कि अच्छा डिसोसिएशन केस में एक्सपेरिमेंटल मास और कैलकुलेटेड मास में तुम रिलेशन बताओ, तो उस केस में क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कम होगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है?
नहीं, तो ये ध्यान रखना होगा। चलो ऐसा क्यों हुआ थोड़ा समझ ले, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, कितने तरह का? 4 तरह का पढ़े हैं ना। एक आप पढ़े हो ऐसा कुछ, P0 माइनस PS बटा P0 बराबर एक सॉल्यूट, ऐसा पढ़े हो। अच्छा, एक सॉल्यूट का फॉर्मूला हम लेते हैं W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। अच्छा, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला तुम याद करोगे तो हम लोग पढ़े थे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB गुना M, KB गुना M, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे KB और मोलरिटी का फॉर्मूला A गुना 1000 बटा W गुना B, ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखा जाए तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, तो इस फॉर्मूला को भी तुम लिख सकते थे ऐसे KF मल्टीप्लाइड बाई A गुना 1000 बटा W गुना B। एक और फॉर्मूला पढ़े थे चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू MRT, जहां पर आप इसको लिखे थे W बटा MVRT। बोलो इतना में दिक्कत है? ये सब फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब इन सब फॉर्मूला में एक बात बड़ा कॉमन है ना जी, ये सब जो तुम पढ़े हो, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चारों के चारों क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चारों के चारों क्या है बाबू? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। नहीं, ये चारों किसके फॉर्मूला है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। 4 तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, उन्हीं के सब फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। इनमें एक बात कॉमन है, क्या? थोड़ा ध्यान से देखो। ये तुम्हारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, RLVP। चलो यहां पर M1 का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो यहां पर इस फॉर्मूला में यहां जो W लिखा गया है ये भी होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना, यहां जो W है ये भी तुम्हारा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां जो M है ये भी तुम्हारा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। नहीं, तो इन सबको तुम जब ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई देता है कि ये सब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो हर केस में नीचे है, नीचे है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में कैसा संबंध है बाबू? तो उल्टा संबंध है कि नहीं है? नहीं, तो ये पॉइंट तुमको ध्यान में होना चाहिए, ये पॉइंट तुमको ध्यान में होना चाहिए, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहां से हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में क्या है? उल्टा संबंध है, ठीक। तो आपका जो अभी रिलेशन आया था वो याद करो, अब पीछे वाला रिलेशन अब देख लो। इन केस ऑफ डिसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होता है। नहीं, अब हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कंपेयर करना था, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड। तो अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कम होगा, क्योंकि इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा था, इसका मतलब हुआ कि कम था, तो अब यहां पर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट में आया? हम लोग को दिमाग में ये आया, हम लोग कल पढ़े थे कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन के केस में एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा होता है और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कम होता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाता है। ऐसा पढ़े थे, ठीक है। नहीं, अब हम लोग कंपेयर करना चाहते थे मास से। नहीं कि भाई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल जब भी कहें एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का मास, और जब भी कहें कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन के बाहर सॉल्यूट पार्टिकल का मास। हमेशा ये बात दिमाग में होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल यानी सॉल्यूशन के अंदर, कैलकुलेटेड सॉल्यूशन के बाहर।
नहीं, तो जब हम मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर किए तो हम लोग को यहाँ से पता चला नहीं कि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास किस केस में, डिसोसिएशन केस में कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या आया, ज्यादा आया, और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या आया, कम आया। नहीं, तो ये दोनों उल्टा रिजल्ट आया। तो ये दोनों उल्टा रिजल्ट क्यों आया, इसी बात को हम लोग कहाँ समझे, इस पॉइंट से। नहीं, इन दोनों में यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब ज्यादा होगा तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कम होगा। नहीं, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब भी इसका एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा तो इसका एक्सपेरिमेंटल मान कम, जब इसका कैलकुलेटेड मान ज्यादा तो इसका कैलकुलेटेड मान कम। दिक्कत है, तो ये बात ध्यान में रखना होगा, तो इस सब बात में घबराइएगा नहीं। चलिए, इन केस ऑफ एसोसिएशन, चलो भाई एसोसिएशन की बात करते हैं। ये देखो, तो यहां से हम ले लिए ये आपका सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया आपका हाथ। चलिए, अब यहां पर हम क्या लिए हुए हैं, 2 मोल CH3COOH ये लिए हुए हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोगों का देखा जाए तो हम लिए हुए हैं बेंजीन सॉल्वेंट, ठीक है। चलो, अब हम यहां से लिखना चाहते हैं मास ऑफ वन सॉल्यूट पार्टिकल, वन सॉल्यूट पार्टिकल, mass of one solute particle outside the solvent। चलो, आउटसाइड द सॉल्वेंट एक पार्टिकल का, यहां कितने पार्टिकल हैं, 2। याद रहे, जब भी हम ऐसे लिखें, हर एक बात पर ध्यान रखना है, जब भी ऐसे लिखा गया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसे का मतलब दोनों अलग अलग है अभी, बात समझ में आ रहा है ना। नहीं, और हम ऐसे लिखें, इसका मतलब अलग हुआ, ये दोनों सट गया, रिएक्शन कर लिया, बस में आ रहा है। तो यहां पर 2 पार्टिकल गिना जाएगा, इसको लिखेंगे तो कहेंगे एक पार्टिकल एक पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल हैं। कोई कहे कि ये कय गो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा 1 पार्टिकल है, ध्यान रखना है। और इसको कोई पूछे कि ये कय गो पार्टिकल है, तो ये 2 पार्टिकल है। ध्यान रखना है, पार्टिकल्स का जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है कि किसी मॉलिक्यूल के आगे क्या लगा हुआ है। नहीं, तो इस मॉलिक्यूल के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 पार्टिकल, इस मॉलिक्यूल के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो ये कितना पार्टिकल होगा, 1। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम क्या लगाए हैं, 2 मोल CH3COH, यानी 2 जो है वो इसके आगे लगा हुआ है। नहीं, तो ध्यान रखना है, अब हम क्या लिखे हैं, मास ऑफ वन सॉल्यूट पार्टिकल आउटसाइड द सॉल्वेंट। तो एक पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, एक CH3COH का मास आपको निकालना है। नहीं, तो निकाल सकते हैं, 12 3 15, यहाँ लिख दे, ये हो गया 12 3 15, और यहाँ पर ये आ गया 12, और ये हो गया 16 दूना 32 और 1 33, जोड़ दिए, 5 3 8 और 2 10, और ये हो गया 3 1 4 1 5 और 1 6, 60। इसका मास कितना आ गया, 60, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाथ में लिए हैं 2 पार्टिकल, लेकिन हम कितने पार्टिकल का मास निकाल रहे हैं, एक पार्टिकल का, ठीक है। हाथ में आप लिए हैं 2 पार्टिकल, और ये दोनों अभी क्या है, अलग अलग हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। अब इसको उठा के आप सॉल्वेंट में डाल दिए, जैसे ही इसको बेंजीन में डाला गया, देखा गया कि इसका फॉर्मूला अब ऐसा हो गया, CH3COOH का होल 2, यानी ये दोनों जो अभी अलग अलग थे, दोनों जो अभी अलग अलग थे, सॉल्वेंट में जाने के बाद सट गए। हम लोग कल एग्जाम्पल समझाए थे इसको। तो ये दोनों जैसे ही सट जाएंगे, तो अब आप निकालो मास ऑफ वन सॉल्यूट पार्टिकल, मास ऑफ वन सॉल्यूट पार्टिकल inside the solvent
नहीं, तो इनसाइड द सॉल्वेंट निकालोगे बाबू तो इसका दुगना हो जाएगा। यहाँ कितना आया था 60, नहीं अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। तो कोई भी चीज जो आप सॉल्वेंट के बाहर मेजर करते हो, सॉल्वेंट के बाहर मेजर करते हो, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये आपका हो गया कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। और इसको आप कहाँ मेजर किए? सॉल्वेंट के अंदर। तो जब भी कोई चीज सॉल्वेंट का मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब इन दोनों को देख के तुम बता सकते हो कि एसोसिएशन केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा किससे? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास होगा। चलो अच्छा, इसके आधार पर कोई बोले कि अच्छा एसोसिएशन केस में ये बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या रिलेशन था? एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या रिलेशन था? तो जो इसका रिलेशन होगा जो उसका उल्टा होगा। नहीं हुआ क्या? नहीं, यानी इन केस ऑफ एसोसिएशन कोई पूछता है नहीं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन बताओ, तो अब बताओ, हम यहाँ लिख दिए बाबू एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और यहाँ लिख दिए कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नहीं, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। ये सब बुझा रहा है? भगवान भरोसे है, सब बुझाना चाहिए। बस मेरा एनसीईआरटी मात्र 2 लाइन में खत्म किया है, 2-3 लाइन में बस पढ़ा के समझा के खत्म कर देता है। नहीं, लेकिन थोड़ा समझे रहिएगा तो काम करेगा। नहीं, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव जो आएगा ना उसी से पॉइंट से आता है, ध्यान रखना है। समझ में आएगा तो बनेगा, और नहीं आएगा तो अंदाज पर जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बी किसी बी किसी बी किसी नहीं होता है, तो उससे आदमी लहान लगता है। नहीं कि क्या मारे आए, भगवान का नाम लेके बोल रहे हैं ना, सी लगता है कि हो जाएगा, मार दिए। नहीं, अब लह गया तो लह गया, नहीं तो गया। हाँ, लह भी जाता है, भाग का बात है भाई। नहीं, भागे का बात है, लह जाएगा। चलिए यहां पर है। तो अब हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों को समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह के होते हैं, और ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस में लागू होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट केस में लागू नहीं होते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है। हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि डिसोसिएशन केस में एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होता है। एसोसिएशन केस में समझ में आ गया कि भाई एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाता है और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। यही हम लोग पढ़े। सेम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, हाँ डेफिनेशन तो हम लोग देखे ही नहीं, फर्स्ट पेज पे आ जाए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नहीं तो एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असाधारण। नहीं, यानी हाथ में जब सॉल्यूट पार्टिकल लिए थे तो मास कुछ और ही था। नहीं, आप एगो NaCl को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। नहीं, तो आपको कोई बता दिया कि बाबू ये 58.5 ग्राम है, नहीं आप मेजर कीजिए, आपको कोई कोई दे दिया तराजू, आप डाले 58.5 ग्राम आ गया, आप फिर सॉल्यूशन में डाल दिए, और सॉल्यूशन में से जब चम्मच से निकाल के वजन कर रहे हैं तो 58.5 नहीं आ रहा है। नहीं, तो आप बोलेगा ना ये क्या हुआ भाई? नहीं, तो असाधारण यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और कुछ और ही आ गया। ठीक है, तो वही चीज है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ नहीं कि कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ और आ गया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आ गया। नहीं, तो एबनॉर्मल हो गया, असाधारण बात हो गया। वही बात तो लिखा हुआ है, when the molecular mass of a substance when the molecular mass of a substance is determined by studying any colligative properties comes out to be different than the theoretically का मतलब calculated, नहीं theoretically expected value, then the substance is said to be so abnormal molecular mass। ठीक, या इसी बात को आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं कि when the molecular mass of a solute outside the solution नहीं is different
from the molecular mass of solute inside the solution, then we can say that the solute particles show abnormal molecular mass. ठीक है, वो सोल्यूट पार्टिकल क्या शो कर रहा है? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास शो कर रहा है, यानी सॉल्यूशन के बाहर कुछ और मास था और सॉल्यूशन के अंदर कुछ और मास आ गया, यानी कि ये क्या हो गया? एबनॉर्मल हो गया। बस समझ आ रहा है? नहीं होता है मुंह पर बोला कुछ और, आप पीठ पे जाके काम किया कुछ और हो, नहीं ऐसे होता है। कैसे आप लोग करते हैं? टीचर को यहाँ पर कैसा पढ़ाते हैं जी? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब बाहर निकल के कुछ बुझाता है, आप ऐसे ही बोलते रहता है। चलिए देखा जाए अगला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए कोई भी क्लास जो है ना, इसको 100% समझने का बस एक ही मंत्र ही है, एक रेगुलर क्लास और दूसरा रिवीजन। ये दो चीज कीजिएगा तो क्लास कभी नहीं समझ में आए ऐसा होगा ही नहीं। जनरल बच्चे, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं, इसीलिए क्लास समझ में नहीं आता है। बस में आ रहा है? चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा जाए इस बात को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? देखो तो, रिएक्टेंट कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। चलो अब ध्यान से समझो कि हम यहां लिख रहे हैं t बराबर 0। t मतलब टाइम है, नहीं टाइम क्या है? 0। टाइम 0 होता है? कभी नहीं होता है, होता है। टाइमर में हम लोग जब कोई दौड़ते हैं या कोई चीज करते हैं तो नहीं टाइमर 0 कर लेते हैं, आप स्टार्ट करेंगे बस टाइमर ऑन कर दिए, करते हैं ना भाई, तो वही टाइमर है, टाइम 0 कर दिए। नहीं ठीक है, उस समय इस रिएक्टेंट का जो वैल्यू था वो हम लोग मान लेते हैं कुछ होगा 5 मोल। कितना मान लिए? 5 मोल। ठीक है, ऐसे ही मान लिए। चलो अभी टाइम 0 है, इसका मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू नहीं किया है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? 0। दिक्कत? चलो अब कुछ समय बीता, नहीं t बराबर t टाइम हो गया, नहीं आप टाइमर ऑन कर दिए, आपका कुछ समय बीता, तो रिएक्टेंट 5 मोल में से कुछ खर्च हो गया, हम मान लेते हैं कि 2 मोल खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया? 2 मोल खर्च हो गया। ठीक है, तो 2 मोल खर्च हो गया तो प्रोडक्ट भी कितना बन गया? 2 मोल। कितना बन गया? 2 मोल। जितना रिएक्टेंट खर्च होगा प्रोडक्ट ना बनेगा, ध्यान रखना है, बन गया। चलो अब t बराबर t टाइम पर ये 5 था, 2 मोल खर्च हो गया, तो बचा कितना? 3 मोल। ये कितना बचा? 2 मोल। बोलो इतना में दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो तो, तुम्हारा 5 मोल रिएक्टेंट था, 5 मोल में से कितना मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ? 2 मोल। नहीं तो हम यहां लिख रहे हैं, देखो फ्रॉम 5 मोल, फ्रॉम 5 मोल, आर का मतलब रिएक्टेंट, फ्रॉम 5 मोल रिएक्टेंट, यहां पे हम लिख रहे हैं बाबू, देखो 2 मोल रिएक्टेंट इज यूज्ड। 2 मोल रिएक्टेंट क्या हो गया? यूज कर लिया गया, यानी खर्च हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम यहां लिखें फ्रॉम 1 मोल रिएक्टेंट कितना यूज होगा? 5 मोल में से 2 मोल खर्च हो गया, तो अगर रिएक्टेंट 1 मोल होता तो कितना खर्च होता? 2/5। ये सब बुझाता है ना आप लोग को? ये समझ में आ रहा है ना? बहुत है, देखिए उदाहरण दिखाने में आराम है, समझ में आ रहा है? बुझा रहा है ना ये? हैं? देखा जाए तो 5 मोल में से 2 मोल खर्च हुआ, रिएक्टेंट जब 5 मोल था तो उसमें से कितना खर्च हुआ? 2 मोल। अगर रिएक्टेंट 1 मोल होता तो कितना खर्च होता? 2/5। नहीं, चलो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है कि 1 मोल रिएक्टेंट में से, 1 मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल रिएक्टेंट खर्च होता है, ध्यान से मेरा बात सुनना है, 1 मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल रिएक्टेंट खर्च होता है उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक, तो 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ? 2/5 मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी से? अल्फा से। नहीं तो हमको इस केस में इस रिएक्शन के लिए अल्फा का मान कितना आ गया? 2/5। नहीं, अच्छा ये बताओ कि ये जो 2 था, ये 2 क्या था? कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ? नहीं, मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड। अच्छा बट्टा ये 5 क्या था? टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या था? टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये जो 5 था वो था टोटल
मोल ऑफ रिएक्टेंट। बोलो इतना में दिक्कत है? तो अल्फा का कोई फॉर्मूला तुमसे पूछे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग यही फॉर्मूला बोलेंगे। डेफिनेशन कोई पूछे तो सिंपल है, नहीं, एक मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल रिएक्टेंट खर्च होता है उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। कैसे निकलेगा भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला ये है कि मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड को ऊपर रखो और नीचे टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट लिख दो, नहीं आपको अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो ये अल्फा का वैल्यू हुआ। अब डेफिनेशन पढ़ लो, वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ए रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परेशानी है? नहीं, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या हुआ ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। किसी को दिक्कत? बोलिएगा सर लो, हाँ चाहे ना बोलना है। आगे बढ़े ना, चलिए। वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं, वैल्यू ऑफ अल्फा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कल पढ़े थे हम लोग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब होता है अगर आप 5 मोल लिए तो पांचों का पांचों मोल खर्चा हो जाएगा। 5 मोल लिए तो पांचों का पांचों मोल का होगा, खर्चा हो जाएगा। नहीं, चलो जैसे मान लो हम यहाँ NaCl ले लिए, नहीं तो T बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर NaCl का हम लिए थे 5 मोल। कितना लिए थे? 5 मोल। नहीं, NaCl को तुम पानी में डालो कैसे यूज होता है वो, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। अभी टाइम 0 है, यानी अभी तुम पानी में नहीं डाले हो, अभी हाथ में लिए हो। जब अभी टाइम 0 रखें तो समझना कभी कहाँ लिए हैं? हाथ में, अभी पानी में नहीं डाले हैं। तो अभी ये 0 और ये भी क्या होगा? 0। नहीं, अब आप क्या किए, T बराबर T टाइम यानी आप डाल दिए। तो ये 5 मोल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप 5 मोल लिए हो तो 5 मोल में से कितना खर्च होगा? पांचों मोल खर्चा हो जाएगा। कितना खर्चा हो जाएगा? पांचों मोल खर्चा हो जाएगा। तो ये 5 मोल आपका Na प्लस बनेगा, 5 मोल क्या बनेगा? Cl माइनस बनेगा, बनेगा। चलिए अब अल्फा का मान निकालिए। अल्फा का फॉर्मूला बताया गया था, हमको इधर नहीं देखना है, रिएक्टेंट में देखना है। बताया गया था मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ वो लिखिए। कितना खर्च हुआ? 5। और नीचे टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट 5, कट के कितना आ गया? 1। अच्छा, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 होगा। अब हम कहें कि बाबू H2SO4 के लिए अल्फा का मान बताओ, 1। नहीं, HNO3 के लिए अल्फा का मान बताओ, 1। जो लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनका एग्जांपल हम लोग पिछले क्लास में दिए थे, H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, KOH, क्या इनके लिए अल्फा का मान निकालेंगे? नहीं, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। आप 1 मोल लीजिएगा तो 1 मोल खर्चा, नहीं तो मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड बटा टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, दोनों वैल्यू क्या आ गया? सेम आएगा। कट के कौन सी आएगा? 1। नहीं, तो हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा, फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा, the value of alpha is always equals to 1। ध्यान रखना है, नहीं यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बताओ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का मान निकालना जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट डिफाइंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी हो उनके लिए तो वैल्यू कांस्टेंट है भाई। नहीं, तो हम लोग को यहां से बोला गया नहीं, दैट इज अल्फा। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस का वैल्यू कांस्टेंट होता है।
उसके लिए आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अल्फा इज नॉट डिफाइंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि नाम से ही लग रहा है, सोच रहे हो इसका नाम, सोचो ना, नाम है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना टूटा। नहीं, डिसोसिएशन मतलब टूटना, और डिग्री मतलब कितना डिग्री टूटा। नहीं, तो स्ट्रॉन्ग वाला तो पूरा टूट जाता है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बातें नहीं करेंगे। नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए बात करेंगे, जॉन पूरा नहीं टूटता होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शली डिसोसिएट करते हैं, लिए 5 मोल, 1 मोल टूटा, 2 मोल टूटा। नहीं, ठीक है, तो जो 100% नहीं डिसोसिएट करेगा उसी के लिए डिफाइन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को यहां से ये समझ में आया यहां से हम लोग को ये समझ में आया कि यहां पर ये लिख सकते हैं, पहले लिख दें हम लोग, अल्फा इज डिफाइंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतना में दिक्कत, जहां दिक्कत होगा वहां आप लोग, भगवान आवाज दिए हैं, उस आवाज का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है ना? जहां दिक्कत होगा वहां पे भगवान के दिए हुए गिफ्ट का यूज कीजिएगा। वैल्यू ऑफ अल्फा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, चलो भाई कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, CH3COOH, ये ले लिए। ये टूटता है, अगर पानी में डालोगे ना तो ये टूटता है CH3CO- और प्लस H+, ऐसे ही टूटता है ये, क्योंकि एसिड है, एसिड H+ देता है पानी के अंदर। नहीं, ध्यान रखना है, आप यहाँ H2O लिख सकते हो। चलो, टाइमर पर लगा दिए 0 टाइम, उस समय इसका मान लिया कि इसका वैल्यू कितना है, 5 मोल। नहीं, अभी ये कितना है, 0 0। T बराबर T टाइम, नहीं तो अभी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट 5 मोल लिए हैं, तो 5 मोल को तोड़ दें, नहीं टूटेगा। ये 5 मोल में हो सकता है कि 1 ही मोल टूटे, हो सकता है कि 2 ही मोल टूटे। नहीं, तो मान लो कि इसका 2 मोल तोड़ दिए, इसका 2 मोल खर्च हो गया, तो अगर 2 मोल खर्च होगा तो ये कितना बनेगा, 2 मोल, और ये भी कितना बनेगा, 2 मोल। ठीक है, अब 5 मोल में से 2 मोल खर्च हो गया, हमको अल्फा के लिए बस यही दोनों चाहिए। नहीं, खर्च हुआ अमाउंट कितना है, 2, टोटल अमाउंट कितना है, 5। नहीं, सॉल्व किए तो आ गया 0.4। अच्छा, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएट करता था उसके लिए अल्फा का मान 1, नहीं, और जो कम टूटेगा, कंप्लीट नहीं टूटेगा, उसके लिए अल्फा का मान हमेशा 1 से कम, हमेशा क्या होगा, 1 से कम, ध्यान रखना है। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा, the value of alpha is always less than 1, always less than 1, ध्यान रखना है। तो जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसके लिए अल्फा का वैल्यू 1 से कम होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है, बस मेरा ऐसे ही कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, नहीं, और बोल देगा कि भाई इसके लिए अल्फा का मान बताओ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत, और बहुत कॉमन देता है, ऐसे बोल दिया NaOH के लिए अल्फा का मान बताओ, तो जो बड़ा समझता है अच्छा NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, भाई अल्फा का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। नहीं, और जैसे ही कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, कीटोनिन दे दिया, CH3COCH3, नहीं, और बोले अल्फा का वैल्यू बताओ, अल्फा का आंसर देगा 2 3 4, आएगा लास्ट में देगा 0.2, नहीं, तो क्या होगा, 0.2। ध्यान रखना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता है, ध्यान रखना है। तो अल्फा लेस देन 1, अल्फा लेस देन 1 किसके लिए भाई, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। वांट ऑफ फैक्टर, नहीं, वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाई आई। अच्छा, समझ में आ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, फॉर द मॉडिफिकेशन इन द फॉर्मूला ऑफ राउल्ट्स, जो राउल्ट का फॉर्मूला था, जिसके लिए बोला गया था कि राउल्ट के फॉर्मूला जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में लागू होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के केस में लागू नहीं होते हैं।
नहीं, इलेक्ट्रोलाइट के केस में उनका वैल्यू गलत आ जा रहा था। ठीक है, तो अब राउल्ट का फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी लागू हो, राउल्ट का फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी लागू हो, नहीं, इनका फॉर्मूला सभी केसेस में सही लागू हो, इसके लिए ही आप पढ़ते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर, ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर द मॉडिफिकेशन इन द फॉर्मूला ऑफ राउल्ट्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान है ना। हाँ, बहुत दिमाग चलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी काहे के लिए पढ़ रहे हैं भाई? नहीं तो काहे के लिए पढ़ रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए। चलिए, रिप्रेजेंटेड बाई आई, चाहे हम लोग का दिमाग तो सर एकदम कुछ है नहीं, हम लोग को तो कुछ दिमाग में नहीं आता, आप कुछ पढ़ाइए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, स्थिति ये है, देखिए हम बार बार बोलते हैं आप पढ़ लो और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, उसका पूरा इंटेक्स बनाओ, आउटटेक्स बनाओ, लाइन बाय लाइन एक बार रीडिंग कर जाओ, जल्दी जल्दी आप रीडिंग कर जाओ कि हाँ हम जितना सर पढ़ाएं, नहीं वो सब हम एनसीईआरटी का पॉइंट पढ़ लिए ना, क्या कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया? बस में है, कोई पॉइंट छूट गया तो फटाक उसको ला के दिखाना है कि सर ये पॉइंट छूट गया, फटा दीजिए फिर से, बस में है ना। तो इसलिए जरूर रीडिंग का आदत डालिए, आपका सेल्फ स्टडी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलो, तो वांट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाई आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई देखते हैं, आई का फॉर्मूला हम लोग क्या दिया गया, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट्टा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग को यहां से बोला गया, आई का फॉर्मूला दिया भांटॉप साहब ने, रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर। नहीं, यानी एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो ले लीजिए, वही वांट ऑफ फैक्टर के बराबर होगा। ठीक है, समझो, हमको देखो तो यहां से लिख रहे हैं दिस इंप्लॉय, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर आई गुना कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर करना है तो आपको कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई करना होगा। आप जैसे ही आई से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि राउल्ट के फॉर्मूला में जैसे ही आई से मल्टीप्लाई करोगे, राउल्ट का फॉर्मूला सभी केसेस में सही रिजल्ट देने लगेगा। नहीं, राउल्ट का फॉर्मूला क्या करेगा, सभी केसेज में, यानी इलेक्ट्रोलाइट केस में भी सही हो जाएगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस में भी सही हो जाएगा, हर केस में सही रिजल्ट देने लगेगा, ध्यान रखना है। तो वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं, when calculated colligative properties formulas are multiplied by a factor I, then these all formulas are correct. All formulas give correct result in case of all type of सॉल्यूट। हर टाइप के सॉल्यूट केस में ये सही रिजल्ट आपका देने लगेगा। ठीक है, जैसे ही आप आई से मल्टीप्लाई करोगे किस में, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो फॉर्मूला था बाबू P0 माइनस PS बट्टा P0, अब इस फॉर्मूला का आप लिखोगे I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखेंगे, यानी जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा उसमें आई से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आपको जो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आप पढ़े थे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, अब लिखोगे आप आई के बी गुना एम। अब आप आई से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखोगे, आप के बी इंटू एम नहीं लिखोगे। अब जो फॉर्मूला लिखोगे आप डेल्टा टी एफ, तो वो आप लिखोगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। अब आप ऑस्मोटिक पे जगह फॉर्मूला लिखोगे तो लिखोगे पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। नहीं, यानी फॉर्मूला चेंज हो गया। अब सवाल उठता है कि आई का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? नहीं, तो किन किन केसेस में राउल्ट का फॉर्मूला नहीं लग रहा था? इन केस ऑफ डिसोसिएशन और इन केस ऑफ एसोसिएशन।
नहीं, तो अब हम लोग क्या करना है, आई का वैल्यू बस कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ एसोसिएशन और इन केस ऑफ डिसोसिएशन, वही दो फॉर्मूला हम लोग को चेक करना है। 1, बिल्कुल। नॉन इलेक्ट्रॉनिक केस में आई का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, वो हम लोग बताएंगे आपको, देखिएगा आ जाएगा। बस में है, जैसे हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे दम आ जाएगा, दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो अब एक क्लास का हम लोग का रह गया, यानी कल हम लोग वन टॉप फैक्टर कंप्लीट कर लेंगे, यही लास्ट टॉपिक आपका है। नहीं तो मुश्किल से आधा घंटा हम लोग को लगेगा वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला आपको निकालने में, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो गया, तो आप लोग प्रॉब्लम सब बनाए जो जो हम टिक करवाए थे। नहीं तो कल आप लोग कॉपी लेके आएंगे और जो जो प्रॉब्लम फंसा होगा उसको पूछेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम पूछिए, ठीक है, चैप्टर हम लोग इसको ढंग से पढ़े, बस में है ना। तो इसको जो भी प्रॉब्लम आपका फंसे उसको पूछ लीजिए ताकि हम उसको कंप्लीट कर लें, बाद में फिर दोस्त नहीं जाएगा सर करवाए नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए तो ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।